साई राम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और सभी ने अपना अपना गृह कार्य किया होगा। ठीक है, हम यहाँ पर आरो पुस्तक ले रहे थे। इसमें हमारा काव्यखंड चल रहा था। ठीक है, काव्यखंड में हम सुमित्रा नंदन पंत की वे आंखें कविता पढ़ रहे थे। ठीक है, काफ़ी कविता हमारी हो गई थी, कुछ अंश इस कविता का रह गया था, तो आज वही कविता हम पूर्ण करेंगे और उसके प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने कविता पढ़ी है, आशा करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज का हमारा विषय क्या है? आज का विषय हिंदी, उपविषय पद्यखंड, प्रकरण वे आंखें, कवि सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वे आंखें, तो आँखों के बारे में इसमें बताया गया है कि आँखें किस प्रकार हमारे हृदय का दर्पण होती हैं। इन आँखों के द्वारा ही जो कवि है, कवि ने किसान की मनोदशा का मानविक चित्रण किया है कि कवि की जो मनोदशा थी वो भारत स्वतंत्र होने से पहले कैसे थी और बाद में कैसी हो गई है। वह किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार से उस पर अत्याचार हो रहा है, यह सब कवि ने महसूस किया है और इस कविता के द्वारा हमारे सामने उसकी मनोदशा का मानविक चित्रण किया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आंखें के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसमें आँखों की क्या भूमिका है, कि इन्हीं आँखों के द्वारा कवि किसान के हृदय के बारे में सब बातें जान लेता है कि उसका हृदय किस प्रकार से परेशान है, किस प्रकार से कीट समस्याओं से जूझ रहा है। ठीक है, तो इसमें कवि ये कह रहा है कि उसके आँखों में एक अंधकार समाया हुआ है इस समय। वह अंधकार कैसा है? एक गुफा के समान है। वो गुफा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी आँखों में निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है और जिसको देखकर कवि डर रहा है, भयभीत हो रहा है। क्योंकि जो किसान ने सपने देखे थे, किसान को जो सपने दिखाए गए थे, वह उसके जब स्वतंत्र हो गया भारत, तो उसके बाद किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसको मज़ार में ही छोड़कर सरकार आगे बढ़ गई है और उसको वहीं पर छोड़ दिया है। इतनी योजनाएं भी बनाई गई है, उसमें किसानों के लिए भी कई योजनाएं आई हैं जिससे इनको सुविधाएं दी जानी थी, लेकिन वे योजनाएं केवल कागज़ों पर ही रह गई हैं। उनको पूर्ण नहीं किया गया है, जिसको देखकर बहुत ही दुख होता है। इसलिए ही आज का किसान क्या है, किसान रो रहा है और सरकार आराम कर रही है। तो इसमें यही बताया गया है। तो ये देखिए कि पहले वह अपनी हरियाली को देखकर, लहराती फसलों को देखकर किस प्रकार से खुश होता था और बाद में कितना दुखी हो गया, क्योंकि उसका सब कुछ छिन गया है। जमींदार ने लगान के आड़ में आकर उसका सब कुछ ले लिया है। और कोतवाल ने क्या किया है? कोतवाल ने उसकी पतहू को, पुत्रवधू को मरने के लिए मजबूर कर दिया है। तो इस प्रकार से एक एक करके उसका सब कुछ चला गया है। अब आगे कविता की ओर बढ़ते हैं। जहाँ कविता हमारी रह गई थी, हम वहीं से शुरू करते हैं। हमारी कविता वे आंखें, चलिए पढ़ते हैं। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। तो इसमें जोरू कहा गया है पत्नी के लिए। ठीक है,
तो इसमें नारी की किस प्रकार से दशा का वर्णन किया गया है कि नारी को पहले भी एक तुच्छ वस्तु के समान समझा जाता था। उस समय नारी के लिए ये कहा जाता था कि अगर एक पत्नी मर गई है तो दूसरी पत्नी आसानी से आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते, फटती छाती सांप लौटते, ये मुहावरा है। तो सांप लौटना है दुखी होना। वह दुखी हो रहा था, लेकिन जब किसान जवान लड़के के बारे में सोचता है कि किस प्रकार से जमींदार ने अपने आदमियों से उसके लड़के को मरवा दिया था, कितनी बेदर्दी से उसके लड़के को मारा गया था, तो वह दुखी होने लगता है, दुखी हो जाता है। ऐसा लगता है दुख के मारे उसकी छाती फट जाएगी। इसमें शुरू की पंक्तियों में नारी की कैसी स्थिति बताई गई थी कि नारी को एक तुच्छ वस्तु के समान समझा जाता था। नारी को एक अच्छे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ये कहा जाता था कि अगर एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी आसानी से आ जाएगी। तो इसमें नारी को एक तुच्छ वस्तु के समान माना गया है। और इसमें यही बताया गया है कि पहले भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी और आज भी काफ़ी वैसे बदलाव आ गया है, लेकिन अब भी कुछ हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि अब भी यही स्थिति बनी हुई है। ठीक है, इतनी पंक्तियाँ आपको समझ में आई। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वे चितवन, तीखी नोक सदर्श बन जाती। इन पंक्तियों में स्मृति कहा गया है यादों को। उसकी आंखों में जो पहले की सुख की यादें थी वे घूमती रहती हैं। उनको याद करके क्या होता है, एक आंख में चमक सी आ जाती है। जब उसका भरा पूरा परिवार था, उसके पास खेतों में फसल थी, उसके पास एक अपना घर था, बैलों की जोड़ी थी, वह उनको याद करके खुश होता है और खुश होके उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वह निराश भी हो जाता है। चितवन कहते हैं उसकी नज़र। ठीक है, जब उसकी नज़र फिर से पीछे की ओर चली जाती है और आज की स्थिति को देखता है तो वह एकदम से निराश हो जाता है, अपने शून्य में गड़ जाता है। उसकी आंखों में एक दुख समा जाता है, उसकी आंखों में एक अंधकार सा दिखाई देने लगता है। और वह कैसा लगता है, सदर्श कहते हैं समान। वह एक तीखी नोक के समान लगने लगता है जो उसके हृदय में चुभने लगता है। ठीक है ना। और यहाँ पर एक कौन सा अलंकार बताया गया है, उपमा अलंकार है, क्योंकि वह जो दुख है, जो निराशा है, वो किसके समान बताई गई है, तीखी नोक के समान जो हृदय में चुभ रही है। ठीक है, ये आपको कविता समझ में आ गई है अच्छे से। पूर्ण कविता आप सभी को समझ में आई होगी, इसमें कोई भी किसी को परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए अब आगे इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं कि इसके प्रश्न कौन कौन से हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे, मैं इसको समझाऊंगी और फिर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। तो इसके आधार पर ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर देने हैं हमें। तो का है, आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है। किन बातों से डर लगता है कि हमें भविष्य में होने वाले जो कष्ट हैं, जो समस्याएं आ जाती हैं हमारे सामने, जो मुसीबतें आती हैं, उन्हें ध्यान में रखकर उनकी तरफ ध्यान करके हमें डर लगने लगता है। ठीक है, खा देखते हैं, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है, इन आँखों के द्वारा जो किसानों की मनोदशा है, किसान के जो दुख हैं, समस्याएं हैं, उनकी ओर संकेत किया गया है। जो दुखमयी स्थिति है किसानों की, उनकी ओर संकेत किया गया है। अब गा देखेंगे, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। तो कवि को उन आँखों से डर इसलिए लगता है कि उन आँखों में
केवल एक अंधकार ही अंधकार समाया हुआ है। जीवन की निराशा का अंधकार है, उसमें हमें आशा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। उस अंधकार को देखकर इसलिए कवि भयभीत हो रहा है। अब घ देखेंगे। डरते हुए भी कवि ने उन किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? तो डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि कवि ने उसे अपने हृदय से महसूस किया है। जो उसकी पीड़ा है, जो उसके दुख हैं, जो उसके कष्ट हैं, उसे कवि ने अपने हृदय से महसूस किया है। इसलिए उसने बहुत अच्छी तरीके से इस कविता के द्वारा उसकी पीड़ा का वर्णन किया है। क्योंकि अगर हम किसी की स्थिति को अपने हृदय से महसूस करते हैं तो हम उसका वर्णन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। अगर हम किसी के कष्टों को हृदय से महसूस नहीं कर रहे हैं तो हम उसके एक कष्टों का वर्णन नहीं कर सकते, दुखों का वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन हम हृदय से महसूस कर रहे हैं तो हम आसानी से उसकी दुखों का वर्णन कर सकते हैं। इसलिए जो किसान के दुख थे, किसान की पीड़ा थी, तो कवि ने उसका वर्णन बहुत अच्छी तरीके से किया है क्योंकि उसने हृदय से उसको महसूस किया है। आगे देखेंगे। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? तो क्या करता है कि यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तब भी वह कविता तो करता। कविता का विषय चाहे कोई और होता, क्योंकि कवि पंत ने प्रगतिवादी युग के शोषण व शोषित वर्गों को महसूस किया है। ठीक है ना। अपने काव्य का विषय भी कवि ने इसलिए बनाया है क्योंकि वह शोषित वर्गों के बारे में बहुत अच्छी तरह से महसूस करता है। वो प्रगतिवादी युग के कवि हैं, तो वे जानते हैं कि किस प्रकार से उस समय शोषण हो रहा था शोषित वर्ग का। ठीक है। तो इसमें किसानों की पीड़ा का वर्णन भी वह कवि इसलिए ही अच्छी प्रकार से कर सकता है क्योंकि वह जानता है कि उन सब का शोषण किस प्रकार से हो रहा है। तो इसलिए ये हम यही कहेंगे कि वह अगर आंखों से नहीं डरता तब भी वह इस कविता को बहुत सुंदर तरीके से लिख सकता था। ठीक है, इतना है समझ में। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो हम किस किस को बताएंगे? सबसे पहले जमींदार को बताएंगे। जमींदार ने किस प्रकार से लगान के आड़ में आकर उसका सब कुछ लूट लिया है। फिर उसके बाद हम बताएंगे सरकार भी सबसे बड़ी जिम्मेदार है कि सरकार ने उसको सपने दिखाए और फिर भी वे सपने पूरे नहीं किए हैं, उसको मज़दार में छोड़कर आगे बढ़ गई है। फिर संसार, ये जो सारा संसार भी उसकी पीड़ा के लिए जिम्मेदार है, किसी ने भी उसके लिए नहीं सोचा है। ठीक है, इन सबको हम जिम्मेदार बताएंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? जैसे हमने आज ही पंक्ति पढ़ी है कि कौन कौन से सुख थे। जब उसका अपना घर था और अपने बैल थे जिससे वे खेती करता था, और उसके पास अपने खेत थे, खेत में लहराती फसलें थी, उसकी पत्नी थी, उसकी छोटी सी लड़की थी, घर में पुत्रवधू थी, एक लड़का था। ये सब क्या है, इन सब को याद करके उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें ये पंक्तियाँ दी हुई हैं और संदर्भ सहित हमें आशय स्पष्ट करना है। तो संदर्भ तो जैसे मैंने आपको बता रखा है, संदर्भ में क्या था, संदर्भ में पाठ का भी परिचय आ जाता है कि ये कौन से पाठ से ली गई है। तो लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रसंग है, प्रसंग भी थोड़ा सा इसमें संदर्भ के साथ ही दे देंगे तो हमारे अच्छे अंक आ जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो जैसे ये पंक्ति है हमारी, का उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। तो इसमें हम संदर्भ क्या लिखेंगे, इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के वे आंखें कविता से ली गई हैं। इसमें
किसान का सब कुछ कर्ज देने में समाप्त हो गया था। उसके पास एक बैलों की जोड़ी थी, उसको भी नीलाम कर दिया गया था। तो इसमें किसान की मनोदशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर इसका हम अब अर्थ लिखेंगे। अर्थ आपको मालूम है कि ये किसके लिए है। उजरी कौन थी? उजरी उसकी गाय थी। तो गाय उसे ही दूध देती थी किसान को, जो उसमें वह भी चली गई थी और उसका जो कर्जा था, कर्जा माफ़ कराने के उसमें उसने गाय को भी दे दिया था। तो वह गाय के बगैर रह रहा था, गाय को भी उसके बगैर वहाँ रहना पड़ रहा था। तो वह अपनी गाय को याद करके वह दुखी हो रहा था। किसान भी अब गाय के बिना नहीं रह सकता था, लेकिन उसको उसके बिना रहना पड़ रहा था। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे। घर में विधवा रही पतहु, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाती। तो इसमें भी संदर्भ ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के वे आंखें कविता से ली गई हैं। इसमें किसान की पुत्र वधू है जो विधवा हो गई है, तो उसी की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। फिर आप इसका आशय स्पष्ट करेंगे, इसका अर्थ बताएंगे। इन पंक्तियों का अर्थ बताएंगे कि किसान के घर में उसकी पुत्रवधू थी, वह लक्ष्मी का अवतार थी और ये किसान भी उसे लक्ष्मी का अवतार ही मानता था। लेकिन जब जमींदार के लोगों ने लड़के को मार दिया था, तो वो किसान क्या था, किसान भी अपनी पुत्र वधू को अपने पति का घातिन मानने लगा था कि वह अपने पति को खा गई है, और सब समाज भी यही मानता था। तो इसमें स्त्री की भी स्थिति का वर्णन किया गया कि कैसा समाज है कि क्या कोई पत्नी अपने पति को मार सकती है। लेकिन क्या है, इस समय यही कहा गया है कि जो है जब उसका लड़का मर गया था तो उसको पति घातिन ही समझा जा रहा था, तो सब उसको पति घातिन कहते हैं। वे एक कलंक लग गया था उसके माथे पर कि वे पति घातिन है। और कोतवाल भी उसको अच्छी निगाह से नहीं देख रहा था, उसने भी अपने आदमी को उसे लाने को कहा था। तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया, कुएं में अपनी डूबकर अपनी जान की बाजी लगा दी। अब आगे देखेंगे। गा पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वे चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। ठीक है, इसका मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से संदर्भ लिखना है। अब इसका आप अपने आप लिखेंगे, स्वयं करेंगे और इसका आशय भी स्पष्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी हैं, तो वे अतिरिक्त प्रश्न देखेंगे हम। इसके जो प्रश्न हैं आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे, क्योंकि इसमें से भी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 1 देखेंगे। वे आंखें कविता में आंखों को अंधकार की गुफा के समान क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि जो किसान की आंख में अंधकार था वह एक निराशा के समान था। उसकी आंखों में निराशा ही निराशा दिखाई दे रही थी, जो किसान देख रहा था। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। वे आंखें कविता में आंखों को अंधकार की गुफा के समान क्यों कहा गया है? तो आंखों का जो अंधकार है उसको गुफा के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि किसान ने पहले कितने सपने देखे थे, सरकार ने कितने सपने दिखाए थे कि तुम्हें इतनी सुविधाएं मिलेंगी, जब योजनाएं बनेंगी देश स्वतंत्र होने के बाद, लेकिन वह योजनाएं कुछ भी कार्यान्वित नहीं हुई। उनको योजना को केवल पेपरों में ही छोड़ दिया गया है, किसानों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो उससे क्या हो गया, किसान के हृदय में एक निराशा घर कर चुकी थी। वह समस्याओं से जूझने लगा था, धीरे धीरे सब कुछ उसका जा रहा था। तो वह जो निराशा थी, निराशा एक गुफा में जो अंधकार होता है उसके समान दिखाई दे रही थी, जिसको देखकर कवि भी भयभीत हो रहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। स्वाधीन भारत में किसान की क्या स्थिति है? तो जैसे किसान पहले तो फिर भी
खुश था, वो अपनी लहराती फसलों को देखकर खुश था, लेकिन बाद में तो स्थिति उसकी और भी बेकार हो गई थी, क्योंकि जमींदार लगान की आड़ में उससे उसका सब कुछ ले रहा था। तो वह किसान परेशान हो गया था, दुखी होने लगा था। योजनाएं आई हैं, पंचवर्षीय योजनाओं में किसानों के लिए भी योजनाएं बनी हैं, लेकिन वह योजनाएं किसानों के पास तक नहीं पहुंची। वह योजनाएं रास्ते में ही समाप्त हो गई है। जो पैसा आगे से आया है वो रास्ते में ही समाप्त हो गया, वो किसानों तक पहुंचा ही नहीं है। तो इसलिए किसान और अधिक परेशान होने लगे हैं। किसान क्या है, अपनी खेती को छोड़कर किसी और व्यवसाय में लगने लगे हैं। स्वाधीन भारत में खेती का जो मुख्य व्यवसाय था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, किसान की आंखों में कौन सी खेती नाचती रहती है? तो कौन सी खेती नाचती रहती है जिसको देखकर वह खुश होता रहता है? जब उसके पास घर था, उसके बैल थे जिससे वे अपने खेतों को जोता करता था, उसके पास एक गाय थी, पत्नी थी, उसकी बेटी थी और उसका लड़का था, जवान लड़का, जिसको जमींदार के आदमी ने मार डाला था। तो ये सब याद करके वह दुखी होता था। और वह जब सुख की खेती इसलिए कहा गया है क्योंकि वह सब क्या था, घर भरा पूरा परिवार को याद करके वह दुखी होता है, क्योंकि वो समय अब नहीं है, लेकिन जब वह उनको याद करता है उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है और वह खेती क्या है, हर समय उसकी आंखों में नाचती रहती है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, कवि ने किसान के रोदन को नीरव क्यों कहा है? तो रोदन किसे कहते हैं? रोदन कहते हैं रोने को। नीरव किसे कहा गया है? नीरव कहते हैं शब्दहीन, जिसके लिए कोई भी शब्द नहीं है, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ जान गए हैं कि क्या है इस प्रश्न का उत्तर, कि कवि ने किसान के रोदन को नीरव इसलिए कहा है क्योंकि जो किसान का दुख है वो ऐसा दुख है जिसको हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। तो इसलिए जो किसान का रोदन है, किसान जो अंदर से हृदय उसका रो रहा है, क्रंदन हमें सुनाई दे रहा है, वह कैसा है? वह शब्दहीन है, उसको हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको समझ में आया है? आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, किसान के खेत, पुत्र और घर द्वार के साथ क्या हुआ? तो किसान के खेत, पुत्र और घर द्वार के साथ क्या हुआ था कि वे धीरे धीरे सब कुछ बिक गया था। उसके पुत्र को जमींदार के आदमियों ने मार दिया था, क्योंकि उसके पुत्र ने जमींदार के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। जो जमींदार लगान ले रहा था, लगान की आड़ में उससे एक एक चीज़ लूट रहा था। तो उसमें जमींदार ने अपने आदमी को उसके लड़के को मारने के लिए भेज दिया था, उसके लड़के को मार दिया था। उसका जो घर में गाय थी, गायें भी चली गई थी, जो बैल थे, बैल भी नीलाम हो गए थे। जो पुत्रवधू थी उसने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसकी पत्नी थी, दवाई के बिना वह भी मर गई थी। और जो उसकी लड़की थी छोटी सी, वह भी अपनी माँ के बिना मर गई थी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसका घर सब उजड़ गया था। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, वे आंखें कविता में कवि ने सामाजिक व्यवस्था के किन दोषों की ओर संकेत किया है? तो वे आंखें कविता के आधार पर सामाजिक व्यवस्था के किन दोषों की ओर संकेत किया है कि किस प्रकार से सरकार गरीब लोगों पर अपना कहर उठाती है। वे क्या करती हैं कि योजनाएं बनाती हैं, लेकिन वह योजनाएं उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती जिनके लिए योजनाएं बन रही हैं। जमींदार लगान की आड़ में आकर किसानों का शोषण करते हैं और उनके घर में स्त्रियां भी सुरक्षित नहीं रह पाती और नारियों की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। नारियां अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे रही हैं। तो इस पर हम ये बता सकते हैं कि किन किन दोषों की ओर संकेत किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, नारी को समाज में आज भी उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, वे आंखें कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए।
तो इसमें जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी हैं कि वो स्त्री है, स्त्री को पैर की जूती माना गया है, तो इसमें हम कहेंगे कि पहले भी एक नारी को एक तुच्छ वस्तु के समान समझा जा रहा था, और तभी कहते हैं कि अगर एक मर गई तो दूसरी आ जाएगी। लेकिन लड़के के लिए तो वह सोच सोच के दुखी हो रहा था, लेकिन नारी के लिए, एक स्त्री के लिए ऐसी बात कही गई, उसको जूती कहा गया, तुच्छ वस्तु कहा गया है। तो आज भी लेकिन हम देखेंगे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्त्रियों की यही स्थिति बनी हुई है, और जो स्त्री है वो स्त्री अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान भी दे रही है। आज के समय में भी क्या है, स्त्री सुरक्षित नहीं है। ठीक है, इसको और अच्छी तरह से आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8, किसान की आंखों का तारा अब केवल उसकी आंखों में ही क्यों घूमता है? क्योंकि जमींदार के आदमियों ने उसके लड़के को बहुत ही बेरहमी से मारा था, और अपने लड़के की मृत्यु को याद करके वो आज भी रोता है और अपने लड़के को याद करता है। और उसके जो आंखों का तारा है, आंखों का तारा जो बहुत प्रिय होता है, और बहुत प्रिय कौन था? उसका लड़का। वह उसकी आंखों में ही घूमता रहता है, हर समय वह उसे भूल नहीं पाता। तो इसलिए मैं अपने लड़के को याद करके दुखी होता है कि किस प्रकार से जमींदार के लोगों ने उसके लड़के को मार दिया। ठीक है, ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। ये प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे, और मैं आपको PDF दूंगी, तो साथ में उसको देखेंगे कि आप उसको पढ़ने के बाद आपको प्रश्न और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, और अपने उत्तर पुस्तिका में आप आसानी से कर सकते हो। सभी अपना गृह कार्य करेंगे। आपको बता दिया है मैंने किस प्रकार से आपको गृह कार्य करना है, कि पहले कविता का परिचय लिखेंगे, उसके बाद पूरी कविता का भावार्थ, संदर्भ और प्रसंग सहित लिखेंगे। उसके बाद ये प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। साई राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना गृह कार्य करते रहिए। आपकी उत्तर पुस्तिका कभी भी चेक करने के लिए मंगाई जा सकती है, तो इसलिए आप सभी अपना गृह कार्य करके रखिए। जिसने अभी तक अपना रचनात्मक कार्य नहीं किया है, जैसे मीडिया के प्रश्न है, मीडिया के प्रश्न आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं किए हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि आप उसके लिए एक पतली सी नोटबुक अलग से बना लीजिए, क्योंकि वह नोटबुक आपके 12th क्लास में भी काम आएगी। वही प्रश्न आते हैं, उसके आगे हम और करा देते हैं। तो इसलिए जिसने नहीं किए हैं, वैसे तो मैंने आपको उसी में करने के लिए कहा था, लेकिन अगर किसी ने नहीं किए हैं तो वह अलग से अपनी पतली सी एक नोटबुक बना सकते हैं, और उसमें मीडिया के प्रश्न कर सकते हैं, जिससे आगे भी आपकी वह काम आएगी। 12th क्लास में जो प्रश्न कराएंगे हम मीडिया के, उससे आगे आप भी कर लेना। ठीक है, साई राम।